अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं खदीजा टीवी। हम आपको ख़ास प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारा प्रोग्राम इंतखाब जो कि कैरियर के ऊपर मुनहसर है और हम बच्चों को कैरियर गाइडेंस के बारे में बता रहे हैं। पिछले एपिसोड में जहां हमने बात की पैरामेडिकल पर और ख़ुसूसन फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में कि डिप्लोमा कोर्सेज़, बैचलर डिग्री और इसके अलावा जो मास्टर डिग्री होती है वो किन किन तरीक़े से की जाती है। नाज़रीन इकराम, हमारी कोशिश इस बात की भी है कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको कोर्स के बारे में मुकम्मल जानकारी दें और उनके इंस्टीट्यूशन के बारे में भी आपको बताएं, कैसे टेस्ट होता है और उस पर किस तरह से एडमिशन प्रोसेस होता है, इस पर हम बात करेंगे। रोज़ ही की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आगा परवेज़ मसीह साहब, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी में शिया कॉलेज में हैं और आप ने मुख्तलिफ़ फील्ड में कैरियर गाइडेंस के तौर पर बच्चों को बहुत सारी जानकारी फ़राहम की है। आप मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए और FM रेडियो पर आप इनके प्रोग्राम सुनते भी रहते हैं और देखते भी रहते होंगे। तो आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं और प्रोग्राम इंतखाब का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम और तमाम नाज़रीन को सलाम अलैकुम और बहुत बहुत शुक्रिया खदीजा टीवी का कि एक इतना यूज़फुल प्रोग्राम जो है उसने स्टार्ट किया है और इसके रूह रवा जो हैं वो आप हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे फिजियोथेरेपी के बारे में। किसी भी डिग्री या किसी भी कोर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है इंस्टीट्यूशन। कितना अहम होता है इसको आप अपने कैरियर, क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप इसको कितने मार्क्स देते हैं? मतलब एक मार्क्स का मतलब ये है कि आप इसको कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं किसी भी बच्चे के लिए? देखिए, जो इंस्टीट्यूशन है वही उसका जो है वो लर्निंग ग्राउंड है जी। इसलिए सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऊपर टॉप प्रायोरिटी पे उस काम को रखना चाहिए। कोई भी बच्चा जो है अगर वो फिजियोथेरेपी में अपना कैरियर चूज़ कर रहा है तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले। जी। जैसे चेन्नई में है, वेल्लोर में है, कोलकाता में है, इन सेंटर्स को, नागपुर में है, इन सेंटर्स पे जाके जो है वो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनको में एडमिशन ले। और इसको मैं 10 में 9 मार्क्स दूंगा जी। क्योंकि अगर उसने एक सही इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया जहाँ के ऊपर जो है वो पूरी फैकल्टी मौजूद है, जहाँ के ऊपर उसको सारे टूल्स मौजूद मिल हो रहे हैं, जहाँ के ऊपर सारी लैब्स मिल रही हैं और उनके पास में एक सिलेबस अकॉर्डिंग टू टाइम है, लेटेस्ट सिलेबस है, जगह रेगुलर सिलेबस का उनका अपग्रेडेशन होता रहता है। अगर वो ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाएगा जहाँ के ऊपर टॉप फैकल्टीज़ हैं, क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं, तो नेचुरली वहाँ के ऊपर बच्चा जो है वो सीख के ही बाहर निकलेगा, एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बन के बाहर निकलेगा। इसलिए वो इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि जिस भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लें वहाँ वो इंस्टीट्यूशन अच्छे से अच्छा हो। इस तरह की कोशिश ना करें कि हमारे शहर में ही इंस्टीट्यूशन मिल जाए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म हासिल करना हो तो चीन तक जाओ जी। तो हमको तो खाली इंडिया के अंदर ही मूव करना है। जो भी हमारे मुल्क के अंदर, इंडिया के अंदर जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बाकायदा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। हमको उन एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहिए, उसको क्वालिफाई करना चाहिए और टॉप इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना चाहिए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है डॉक्टर साहब कि जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है, तो मैं इससे रुख भी, क्योंकि हम जोड़ेंगे अपने इस सब्जेक्ट के साथ, माँ बाप की पहले से ख्वाहिश होती है कि पहला उसका होता है कि बच्चे से भी पूछा जाता है आप क्या बनेंगे, तो वो अपनी बचपने की ज़बान में कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगी या इंजीनियर बनूंगा या इस तरह से IIT में जाऊंगा। तो ये दिमाग में बच्चों के माँ बाप भी डालते हैं। ये कितना अहम होता है एक बच्चे के लिए, उसकी नशो-नुमा के साथ साथ उसके अपने माँ बाप और उसके माहौल को इस तरह से बनाया जाता है कि वो उस तरह से बने। ये कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे आप इसको डील करेंगे पेरेंट्स के लिए और ख़ास तौर से उस बच्चे के लिए? देखिए, इसको एक चीज़ यहाँ के ऊपर बहुत समझना चाहिए कि ये जो कैरियर चॉइस है ये एक दो धारी तलवार है जी। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो है वो पेरेंट बच्चे के ऊपर अपनी सारी ख्वाहिशें, सारी चॉइसेस, सारे एम्बिशन जो वो बनना चाहते थे अगर वो नहीं बने तो वो अपने बच्चे में देखने लगे कि नहीं साहब इस बच्चे को ये बन जाना चाहिए जी। ये भी गलत है। दूसरा जो है वो जो बच्चा है वो जिस कैरियर को चूज़ कर रहा है वो उतना फ्रूटफुल नहीं है, उसको भी अपने जो चॉइस है उसको थॉट देना चाहिए, रीथॉट करना चाहिए। और जब वो आपस में अपने वालिदैन के साथ डिस्कशन करके
एक किसी नतीजे के ऊपर पहुंचना चाहिए। हमारे नज़दीक क्या कहते हैं, सामने ऐसे कई बच्चे हैं कि जिन्होंने जो था वो कैरियर चूज़ कर लिए जिनके अंदर शॉर्ट गेन था जी। एकदम से क्या कहते हैं वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्होंने चूज़ कर ली जिसके अंदर वो शॉर्ट गेन था। एकदम से उनको थोड़े पैसे तो मिले लेकिन जो उनका कैरियर जो था वो स्पॉइल हो गया। तो इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे अगर मैं लखनऊ से एक एग्जांपल दूं कि यहाँ के ऊपर जो था एक पीरियड में जो था वो पूल पार्लर्स बहुत सारे बन गए थे। तो बहुत सारे बच्चे जो थे अच्छे खासे, वो उन्होंने कहा कि नहीं साहब वो मैं जो हूँ वो पूल पार्लर खोल लूँगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इनकम होगी। 1-1.5 साल हुई, उसके बाद में वो बिजनेस जो थे कोलैप्स कर गए। उनको बिजनेस साइकिल का अंदाज़ा नहीं था जी। अब उन्होंने जो था अपने वालिदैन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट किया कि आप हमको इतना अमाउंट दीजिए, हमको ये चीज़ करनी है। 3 साल के बाद में वो बच्चे उसको रिग्रेट कर रहे थे। अब नुकसान तो हो गया ना, वो 3 साल तो लौट के नहीं आएंगे। ऐसे ही बहुत सारे बच्चों ने शुरू के अंदर देखा कि साइबर कैफ़े में बहुत सी इनकम हो रही है, तो वो एकदम से जो था वो सारे अपनी एनर्जी लेके साइबर कैफ़े में कूद गए। अब वो चला भी 4-5 साल बिजनेस, उसके बाद में फिर उसके अंदर नुकसान हो गया। तो ऐसी चीज़ अगर वो बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो करें, लेकिन जैसे लखनऊ में ही है या ऑनलाइन गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं आपको, एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज हैं, तो उसके अंदर आपको बिजनेस साइकिल और ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो आप मेरा सवाल जो था वो कैरियर के ऑब्जेक्ट को लेकर, प्रोफेशनल स्टडी को लेकर, प्रोफेशनल स्टडीज़ में ही है ये चीज़ जो है, उसी टॉपिक पे हमारे हैं। तो उससे जो है नुकसान हो गया। अब वालिदैन ने ये सोचा कि मेरे बच्चे की ये चॉइस है और हम इसको जो है फुलफिल कर दें जी। और बच्चा जो था क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और उसमें इतनी ज़्यादा कहते हैं कंसल्टेंट के पास नहीं पहुंच सकता था, इसलिए कहते हैं उसकी चॉइस गलत हो गई। तो एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट और जो बच्चा है दोनों डिजेक्टेड फील कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है, इसमें हमारा सजेशन ये रहेगा कि पेरेंट्स को जो चीज़ अच्छी लगती है वो भी क्या कहते हैं बच्चे के सामने टेबल के ऊपर रखे, बच्चा जो अपना राय रखना है वो भी टेबल पर रखे, और ये दोनों मिलके जो है अब शहर के अंदर कैरियर काउंसलर्स हैं उनसे डिस्कस करें जी। तो वो उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर देते हैं। वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट करके आपके लाइक्स और डिसलाइक्स बता देंगे कि आप जो हैं वो मैथमेटिकल स्किल कितनी अच्छी हैं, आपकी लॉजिकल स्किल कितनी अच्छी हैं, आपका ह्यूमैनिटीज़ की तरफ इंक्लाइनेशन है कि आपका अंदर जो है वो साइंस की तरफ इंक्लाइनेशन है। इससे आपको डिसीजन लेने में बहुत फ़ायदा होगा, न कि आप जो है एक्सपेरिमेंट करे एक आदमी और 2.5 साल 3 साल के बाद में फिर उसको इम्प्रूव करें। तो इससे बेहतर ये है कि एक बार आपके पास में साइंटिफिक रिपोर्ट आ जाए, अपना असेसमेंट आ जाए, बच्चे के जो है पर्सनालिटी का असेसमेंट आ जाए, उसके बाद में डिसाइड करें। इसमें असेसमेंट में एक बात का ये ध्यान रखना है कि बहुत छोटे बच्चों का असेसमेंट नहीं हो सकता जी। जो बच्चे इंटर पास कर चुके हैं उनका आपको इंक्लाइनेशन और ये सब चीज़ें पता चल सकती हैं। ये नहीं हो सकता है कि क्लास 8 में ही आप असेसमेंट कराएं, क्योंकि बच्चे के वो सब लर्निंग फेज होते हैं, वो लर्न कर रहा होता है, उसकी पर्सनालिटी ग्रूम कर रही होती है। बहुत उम्दा एक सवाल अब जहन में मेरे आया डॉक्टर साहब, होता है कि कभी कभी हम, क्योंकि हम जिस माशरे में हैं तो इस्तिखारा बहुत देखा जाता है हमारे यहाँ, हमारे जिस कम्युनिटी से हैं। अब ये होता है कि हमने इस्तिखारा तो दिखवा लिया, अब वो मना आ गया, लेकिन हमारे जहन में है कि हमें ये काम करना है, तो हम उसकी तौजी ढूंढते हैं ये कि किस तरह से इसको सेट किया जाए और ये बात हमारी पता भी ना चले किसी को, और हमारे अपने दिल की मुतमईन होने के लिए। उसी तरीके से बच्चे को कैरियर के लिए कि माँ बाप ने इस बात को अहद कर लिया कि बच्चे को इंजीनियरिंग में जाना है। अब वो चाहे वो ठीक है, उसने ऑल इंडिया टेस्ट IIT या JEE को नहीं क्वालिफाई कर पाया, तो अब वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ढूंढते हैं। उसी तरह से बिल्कुल मेरा सवाल ये है कि पर्टिकुलर हम इस तरह की बात कर रहे हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह 23 साल हो गए इस कैरियर में, तो ये बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को भी आप बताएंगे तो वालिदैन के लिए ये बहुत उम्दा होता। अब वो तौजी ये ढूंढती हैं कि नहीं, अभी बच्चे के अंदर अगर ये चीज़ है, उसको मना कर दिया किसी कैरियर काउंसलर ने कि ये इंजीनियरिंग इसके लिए बनी ही नहीं है, इसके बावजूद जाके किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके, क्योंकि बाप आपके पास पैसा है और उन्होंने उस इंस्टीट्यूशन में उसका दाखिला करा दिया। अब ये दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी, तो उसका कैरियर वैसे होगा। अब ऐसे वालिदैन को क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, ज़बरदस्ती कोई चीज़ भी है किसी भी बच्चे के ऊपर ना थोपी जाए जी। और वैसे मैंने पहले भी कहा था, ज़रा सा हम लोग को इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत बार क्या कहते हैं बच्चे भी गलत चॉइस करते हैं, क्योंकि उनके सारे दोस्त जो हैं वो से एक बीटेक के कोर्स करने में जा रहे हैं, तो उनको उसमें भी वो खुद भी जाने को तैयार हो गया।
ये चीज़ भी थोड़ी सी गलत है। तो एक तरफ हमारे पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो अपनी राय जो है ज़बरदस्ती बेजा राय जो है बच्चे पे थोपे नहीं, उसको कन्विंस करें और ये देखें, खुद भी असेसमेंट करें कि क्या वो उस सब्जेक्ट में इतना अच्छा है जिस सब्जेक्ट में उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो कभी भी उसके ऊपर कोई सब्जेक्ट और कोई चॉइस, कोई अपना एम्बिशन उस पर बच्चे पे ना थोपें। उसी वक्त बच्चे को इस बात का ध्यान रखना है कि उसके 4 दोस्त अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो वो भी ज़बरदस्ती उस कोर्स को ना करें जी, क्योंकि उसको ये समझना पड़ेगा कि जो चारों दोस्त हैं उनकी पर्सनालिटी अलग है, इसकी पर्सनालिटी अलग है। तो हर बच्चा जो है अपने आप में यूनिक है। वो अगर उस चीज़ को जान ले, अपने आप को जान ले, तो वो जिस कैरियर को चूज़ करेगा उसके अंदर यकीनी तौर पे कामयाब होगा, एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल बन के निकलेगा। वेरी गुड। अब सर, अब इसमें क्योंकि एक सवाल ये भी आ गया जहन में और लोग करते भी हैं, हमसे बहुत सारे सवाल भी इस बात आते हैं जो बच्चे किया करते हैं कि मसलन माँ बाप ने पूरी तैयारी कराई और बच्चे को भी ये लगा कि हमें MBBS करना है, क्योंकि हम पैरामेडिकल की तरफ बात करें, बाय द वे किसी भी उससे उसकी मेहनत बिल्कुल पूरी थी और नहीं हो पाया, 1% है कि वो नहीं कर पाया। अब वो जब वो फिजियोथेरेपी करने लगा, बैचलर उसने डिग्री ले ली और उसके बाद शुरू होते होते अब वालिदैन का एक बड़ा जुमला होता है कि कोशिश तो बहुत की थी MBBS करने की, लेकिन चलो ठीक है। ये चलो ठीक है वाला जो मसला है, ये बच्चे के अपने कैरियर पे कितना असरअंदाज होता है? ये बहुत, ये हमेशा है, कहते हैं अगर वालिदैन जो है इतना थोड़ा सा हल्का जुमला इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमेशा जो है वो बच्चे का दिल दुखेगा। उनको इस जुमले को गुरेज करना चाहिए, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जी। पहली चीज़ तो ये समझिए कि बच्चे को आप मेडिकल प्रोफेशन में ला रहे हैं तो उसके अंदर एक खिदमत का जज्बा है कि मैं जो हूँ लोगों की खिदमत करूँगा, मैं इतना नोबल प्रोफेशन चूज़ कर रहा हूँ। तो अब वो नोबल प्रोफेशन पूरी मेडिकल साइंस है ना। अगर उसके अंदर कोई सर्जन है तो उसका भी एक अपना एक मकाम है और एक इज़्ज़त है, और उस सर्जन के साथ में जो एसोसिएट हैं, जो पैरामेडिकल्स हैं, उनका भी अपना एक मकाम है। तो किसी को कम नहीं आंका जा सकता। सबके अपने अपने रोल हैं, सबके अपने अपने हालात हैं, सबके अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, और उसके अंदर वो कितने अच्छे इंसान हैं इस बात पे हमें भी तवज्जो देनी चाहिए। आप कोई बहुत बड़े सर्जन है और वो मतलब किरदार में उसकी पस्तियां हैं तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। एक आदमी जो है वो एक अच्छा मतलब फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है, एक अच्छी नर्स हो सकती है और वो बहुत आला किरदार की है, तो वो कई डॉक्टरों के ऊपर है। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर हम जो है मेडिकल साइंस के प्रोफेशन में आ रहे हैं जहाँ के ऊपर आप जो है लोगों के इमोशन से जुड़े होते हैं, वो लोग जो कि क्या कहते हैं परेशान हैं, उनसे डील कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या कहते हैं एक अच्छे किरदार का इंसान, बाइखलाक इंसान जो है ज़्यादा मदद कर सकता है। और कामयाबी जो है वो समाज के ओहदे में या पैसे में नहीं तौली जाती। कामयाबी जो है वो पूरी चीज़ों को मिला के बनती है कि आपके अखलाक़ात कैसे हैं, आपका रख रखाव कैसा है, जब आप पेशेंट से मिलते हैं तब आप कैसे रहते हैं, जब कभी भी क्या कहते हैं उसकी फ़ीस और उन सब का मामला आता है, कोई मजबूर आप पास आ जाता है, तब आपका क्या रुझान रहता है। तो हमारी यही राय रहेगी वालिदैनों को कि वो एक अपने जो भी बच्चा है उसको मेडिकल प्रोफेशन या जो भी प्रोफेशन वो चूज़ करना चाहता है उसको ये बताएं कि तुम इस प्रोफेशन को चूज़ करो, लेकिन तुम्हें अच्छा इंसान बन के भी रहना है जी। ऐसे इंजीनियर का आप क्या करेंगे कि जो रिश्वत लेके पुल बनाए जी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। एक रेहान अब्बास साहब हैं, इन्होंने गोरखपुर से सवाल किया है। डॉक्टर साहब से सवाल मेरा ये है, सर ये बताइए कि फिजियोथेरेपी में स्पोर्ट्स में जाने का एक वो है, और बहुत सारे, क्योंकि हम जब स्पोर्ट्स देखते हैं तो हर एक टीम के साथ एक फिजियो होता है, तो इसका रोल कैसा है और इसमें जाने के लिए फिजियोथेरेपी की कौन सी ब्रांच और कौन सी कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो चूज़ की जाए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया रेहान साहब आपका सवाल है। देखिए जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो हर टीम, जितनी भी टीम्स हैं जो स्पोर्ट्स की, वो सब लोग जो है अपने साथ में फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं। और उसमें अंदर एक और अपॉर्चुनिटी है। पहले आज से 15 साल पहले खाली इंडियन टीम थी क्रिकेट की, अब आपके पास में मुंबई इंडियंस भी है और बहुत सारी है कहते हैं IPL की टीम्स हैं। उन सब टीम्स को अपने अपने फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए। दूसरी चीज़ एक और भी है कि अब हम लोगों के जो फिल्म स्टार्स हैं वो भी अपने जो हैं वो स्पोर्ट्स फिटनेस बॉडी फिटनेस के लिए फिजियोथेरेपिस्ट को रखते हैं, तो वो भी हम लोग को चाहिए रहते हैं। तो जितने भी स्पोर्ट्स टीम या स्पोर्ट्स पर्सन फिजियोथेरेपिस्ट को रखते हैं तो उसमें जो है MSc फिजियोथेरेपिस्ट वो करें, BSc फिजियोथेरेपिस्ट करें, बैचलर डिग्री लें और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लें किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से इंडिया से, और उसके अंदर स्पेशलाइजेशन होता है स्पोर्ट्स टीम का। तो अगर वो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो इस स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट कर लें, तो उससे उनको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड में
मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, अब सवाल ये है कि जहां हम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे, ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिसके बारे में सरेआम पूरे हिंदुस्तान में जो रैंकिंग के तौर पर गवर्नमेंट के, जहां पर फीस स्ट्रक्चर, और दूसरा सवाल इसी से मिलता जुलता कि कैसे प्रोसेस है ये सब एडमिशन? देखिए, इन लोगों का जो है ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता जी। है, और उस ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो है जो आपके इंटर के सब्जेक्ट्स हैं, जी। जो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इस पे आपसे क्या कहते हैं सवाल पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव मोड में क्वेश्चंस होंगे। उसमें जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, मेरिट पे इंडेक्स बनता है, और उस मेरिट के बेसिस पे उनको दाखिले मिलते हैं इंस्टीट्यूशन में। जी। और ज़्यादातर जो गवर्नमेंट के सीट्स हैं वहाँ के ऊपर जो है अराउंड रफली मैं बता रहा हूँ कि एक 70,000 रुपीज़ पर एनम एक साल की फ़ीस रहती है। हॉस्टल का फ़ीस एक्स्ट्रा रहता है। ये इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी भी करती है। जी। लेकिन अगर आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया है और ऑल इंडिया एंट्रेंस क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी स्कीम गवर्नमेंट की है एजुकेशनल लोन की। जी। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं कि जिनके माली हालात जो हैं वो थोड़े से कम हैं या क्या कहते हैं ख़राब हैं, तो वो लोग ये कर सकते हैं कि एक बार ऑल इंडिया कंपटीशन बीट करके अपना कैलिबर शो करें, जो ऑल इंडिया जो उनकी मेरिट होगी वो ले जाके अपने घर के आसपास बैंक को दिखाएं जो नेशनलाइज्ड बैंक है, और वो एजुकेशनल लोन के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। यानी ये एजुकेशनल लोन से वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं कि जिनके अंदर टैलेंट है और वो पढ़ना चाहते हैं। तो मेरिट क्वालिफाई करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपको अच्छा इंस्टीट्यूशन मिलता है, आप विजनरी फैकल्टी के कांटेक्ट में आते हैं, और अगर आपके पास में क्या कहते हैं पैसे की कमी है तो आप एजुकेशनल लोन से भी पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम्स भी हैं, उससे भी पढ़ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंतखाब, और इंतखाब के ज़रिए हम जहां तमाम बच्चों के लिए कैरियर ऑप्शंस और उनको गाइड करने के तमाम नुस्खे बता रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोफेसर आगा परवेज़ मसीह साहब, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, और 23 बरस से आप मुख्तलिफ लोगों को, और ख़ास तौर से कौम और मिल्लत के बच्चों को न सिर्फ बल्कि प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर भी आपने बच्चों को काउंसिल किया। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ की जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और शायद उसमें आप भी अपने आप को जुड़ाव महसूस करें। तो बढ़ते हैं प्रोफेसर साहब, अभी सवाल यहाँ पर एक ये है कि कैसे एक बच्चा जो है जब ये अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए आती है कि वो फिजियोथेरेपी में जा रहा है, तो अब उसको अलग अलग फील्ड में क्योंकि जुड़ता है, तो इंटरनेशनली तौर पर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो जहाँ पे जैसे बाहर कहीं जाने का वो स्पेशली जैसे कहीं वर्कशॉप हो, तो वो कैसे कनेक्ट कर सकता है, और उस पर आप क्या तबसरा करेंगे? देखिए, अगर कोई बच्चा जो है वो इंटरनेशनल वर्कशॉप में जाना चाह रहा है, तो उसको तो एक चीज़ ये समझिए, मेन बात ये है कि वो कम से कम इसमें मास्टर करे हुए हो। जी। मास्टर फिजियोथेरेपी में है वो, तो उस कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में वो अपने पेपर प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन पेपर प्रेजेंट करने की सिचुएशन जब भी आती है कि जब उसने जो है कुछ पेशेंट्स को या कुछ हीलिंग्स कराई हों, तो उन एक्सपीरियंस को वो वहाँ पर शेयर कर सकता है। तो बहुत सारी कहते हैं सेमिनार और कॉन्फ्रेंस ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट सेंट्रिक होती हैं, तो उनमें जाके पार्टिसिपेट करें। और अगर वो किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है तो वो इंस्टीट्यूट भी उसको कभी किराया दे देते हैं, कभी उसको फीस दे देते हैं पार्टिसिपेट करने की, ताकि उसका एक्सपोजर और बढ़े। फ़ायदा उसको ये होगा कि वहाँ के ऊपर उसकी फील्ड के टॉप फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे, वो अपना पेपर, अपना एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे शेयर करेंगे, तो इसका उस पर इनलाइटमेंट होगा, और ये और अपनी जो इसकी स्किल्स हैं उनको अपग्रेड करेगा। तो अगर मौका मिल रहा है आपको अपने शहर में कोई कॉन्फ्रेंस या सेमिनार अटेंड करने का, तो इस फील्ड, अपनी फील्ड से जुड़े हुए कॉन्फ्रेंस को ज़रूर अटेंड करें। और अगर आपने अपना थोड़ा सा भी वर्क कर लिया है, जो आपने उसमें प्रैक्टिस कर ली है, तो अगर आपको मौका अगर मिल रहा है किसी कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंटेशन का, पोस्टर प्रेजेंटेशन का, तो उसको बच्चे करें। चलिए डॉक्टर साहब, आपको खुद एक फील्ड से जो है वो टीचिंग से, फिजियोथेरेपी में एक एकेडमिक में जाना, एकेडमिशियन बनना, वो कितना असरअंदाज है, और कैसे आप उसको, अगर कोई बच्चा होता है कि ठीक है हमने इस वक्त फिजियोथेरेपी किया, हमने डिग्री ले ली है, फिर हमने मास्टर डिग्री ले ली है, अब हम चाहते हैं कि इसमें रिसर्च किया जाए और उसके बाद फिर, तो ये जो ऑप्शन है वो उसके बारे में भी आप हमें बताएं। देखिए, ये ऑप्शन तो भाई, टीचिंग तो हमेशा से नोबल प्रोफेशन रहा है, और उसमें कहते हैं जितने भी यंग फोर्स आएगा उतना ही ये फील्ड जो है वो आगे प्रोग्रेस करेगी।
तो अगर कोई बच्चा जो है वो फिजियोथेरेपी में एज ए फैकल्टी अपना करियर चूज़ करना चाहता है तो उसके लिए उसको पास में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो जी। और दूसरी चीज़ ये कि उसका MSc रहे या फिर उसके अंदर वो नेट और PhD क्वालिफाई करके तो और जब तक वो ये नहीं कर रहा है तो अच्छे इंस्टीट्यूशन में एज ए गेस्ट फैकल्टी भी हो सकता है जी। तो वहाँ के ऊपर अगर कहीं भी उसको गेस्ट फैकल्टी की ऑप्शन मिल रहा है तो गेस्ट फैकल्टी ले सकता है। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, इसके अंदर एक और भी अच्छी चीज़ ये आई है कि अगर आप मास्टर हैं तो आप किसी भी कॉलेज के अंदर एज ए पीयर ट्यूटर अपने को आप वॉलंटियर कर सकते हैं और वो इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको उसका सर्टिफिकेट दे देगा। तो उससे बच्चों को ये फ़ायदा होता है कि जो उनका स्पेयर टाइम है तो उन्होंने जो टॉपिक उनको बहुत अच्छा सा आता है उन्होंने अपने से नीचे वाले क्लास को वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझा दिया विद द ड्यू परमिशन ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और वो सर्टिफिकेट उनको मिल जाता है। तो जब किसी भी दूसरी जगह के ऊपर वो टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ के ऊपर ये कह सकते हैं कि साहब देखिए मैंने एज ए पीयर ट्यूटर यहाँ के ऊपर 15 लेक्चर लिए और ये टॉपिक पढ़ाए थे, तो उसका भी उनको एडवांटेज मिलता है। डॉक्टर साहब अब इसमें क्या, अब जैसे आपने बोला JRF या नेट PhD के लिए करना, क्या मास्टर डिग्री काफ़ी नहीं है कि वो अगर बंदा कोई मास्टर कर लिया, मास्टर इन फिजियोथेरेपी, तो इतना इनफ है वो किसी भी सरकारी या गैर सरकारी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या ट्यूटर उसमें जॉब कर सकता है? ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी करता है जी। मैं UGC के नाम से की बात कर रहा हूं। हाँ, अगर मान लिया कहते हैं आप किसी हायर इंस्टीट्यूशन में आना चाहते हैं तो नेट और PhD तो होना चाहिए जी। नेट और PhD कर लें, इससे वो खुद अपने आप को इनरिच फील करेंगे और आप वो एक पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, आपको अथॉरिटी आ जाती है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ऊपर 3 साल 3.5 साल रिसर्च कर लेते हैं तो आपको पूरे उसके नो हाउ पता चल जाते हैं। तो बच्चे का जो है वो जिस वक्त वो एज ए टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी ज़बान नहीं लड़खड़ाएगी क्योंकि उसके अंदर इतने साल का जो अपना वर्क का एक्सपीरियंस है उसको कॉन्फिडेंस दे चुका होगा। तो ये तो करना ही करना पड़ेगा उसको। जहाँ नरेश होने की बात की, आजकल एक और भी कोर्स, इससे बहुत सारे कोर्सेज को जोड़ के एक चीज़ बनाई जा रही। मसलन फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री है, मास्टर करने के बाद अब बंदा चाहता है कि हम कुछ अलग से करें, तो न्यूट्रिशनिस्ट की जो एक वो है वो उसमें जोड़ दी गई है और मुख्तलिफ चीज़ें जो है मेडिकल साइंस की, पैरामेडिकल्स की एक दूसरे से जोड़ दी। इसके बारे में कुछ आप बता सकते? इससे देखिए, इससे होता क्या है कि आदमी जो है अपनी पर्सनालिटीज़ को जो है वो डाइवर्स कर रहा है जी। यकीनी तौर के ऊपर ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज हो जाए और एक्सपर्ट हो जाए तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा लॉन्ग रन में जी। ऐसा नहीं होना चाहिए जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली ये नहीं होना चाहिए जी। मास्टर होना चाहिए वो किसी भी एक फील्ड में, किसी एक फील्ड के अंदर में आप हो, आप एक पर्टिकुलर कैरियर को अचीव कर लेंगे जी। जब आप उस पोजीशन के ऊपर आ जाएं, आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप अपनी पर्सनालिटी को डाइवर्सिफाई कीजिए। डॉक्टर साहब बहुत जल्दी से, क्योंकि बिल्कुल वक्त पता ही नहीं चलता हम आपसे जब बात करते हैं, एक सवाल ये है कि अगर कोई शख्स इस फील्ड में आने के बाद यानी फिजियोथेरेपी में और सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहता है तो शॉर्ट में मुझे जल्दी से बताइए कि वो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं? नहीं, अगर मान लीजिए सिविल सर्विस में जाना चाहता है तो उसको ये करना पड़ेगा कि जो बेसिक उसके सब्जेक्ट हैं उनको अच्छा तैयार रखे। और जहाँ तक मेरे जो है समझ में आ रहा है, फिजियोथेरेपी एज ए सब्जेक्ट सिविल में नहीं है, उसको ज़ूलॉजी या बॉटनी या कोई और अपना पसंदीदा सब्जेक्ट जो है वो लेना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में किसी और चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे और हो सकता है कुछ सवालात इससे रिलेटेड हमारे पास आ जाएं तो हम आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर डॉक्टर आगा परवेज़ मसीह साहब, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी। लेकिन इसके अलावा आप 23 बरस से करियर काउंसलिंग बच्चों के लिए एक रहनुमा की हैसियत रखते हैं। हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर हम कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अतर काज़मी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम इंतखाब के इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। वो इसकी वजह ये होगी कि आप हमारे YouTube सेगमेंट में जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका भी हक़ बने कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जा सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।